So hello student, we are going to study an important topic of obs and gynec, which is menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है और ये एक स्टार्ट कैसे होती है, मतलब इसके फेजेस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ 21 to 35 डेज. इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 21 से 35 डेज़ के बीच में हो सकता है. ठीक है, एवरेज होता है 28 डेज. 21 से 35 डेज़ के बीच में हो सकता है. एवरेज क्या होता है 28 डेज़. ब्लड फ्लो जो होता है वो 2.2 to 6 डेज़ का होता है एंड एवरेज क्या हो गया 3 डेज़ का होता है. ठीक है, 2 to 6 डेज़ होता है, एवरेज किसी में 3 डेज़, किसी में 4 डेज़, किसी में 5 डेज़ ऐसे होता है. ठीक है, देन ब्लड लॉस कितना होता है 20 to 60 ml. 35 ml एवरेज लॉस होता है ब्लड का. 20 to 60 ml इज़ अ नॉर्मल वैल्यू एंड एवरेज लॉस इज़ 35 ml. ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कैसे होती है, HPOU एक्सिस के वजह से स्टार्ट होती है. जब HPOU एक्सिस होगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी और यूट्रस, ये है हमारे HPOU एक्सिस. तो इसके अंदर जो सर्कुलेशन होता है या जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और जो एक्शंस होता है उसकी वजह से क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है. अगर HPOU एक्सिस नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगी. तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने के लिए. और HPOU एक्सिस हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो HPOU एक्सिस की वीडियो देखने के लिए आप प्रीवियस वाली क्लासेस को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको इसका कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. ठीक, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस कितनी होती हैं. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल दो पार्ट में डिवाइड होता है. एक हमारा ओवेरियन साइकिल, दूसरा हमारा यूटेराइन साइकिल. ठीक है, ओवेरियन साइकिल एंड यूटेराइन साइकिल दो पार्ट में डिवाइड होता है. और इसके फेजेस कौन कौन से होते हैं, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है, तो ये 3 फेज़ होते हैं. 3 फेज़ क्यों बोला मैंने, जब हमने 6 पढ़े तो मैंने 3 फेज़ क्यों बोला, तो फॉलिकुलर फेज़ और जो प्रोलिफेरेटिव फेज़ होता है ना, ये दोनों एक साथ में इस टाइम ड्यूरेशन पे चलते हैं. 5 to 14 डेज़ ये चल रहे हैं और 5 to 14 डेज़ ये चल रहे हैं. दैट्स व्हाई दे आर ओनली काउंट इन वन. तो एक ही काउंट किया जाता है. क्यों, क्योंकि हम क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेक कर रहे हैं कितने फेज़ होते हैं, तो ये दोनों फेज़ एक साथ चलते हैं, एक ही टाइम ड्यूरेशन पे चलते हैं, इसलिए इनको फॉलिकुलर फेज़ और प्रोलिफेरेटिव फेज़ को एक साथ इनमें ला के एक काउंट किया जाता है. ठीक है, अब फिर ल्यूटियल फेज़ और सेक्रेटरी फेज़ जो होता है, ये दोनों का भी टाइम ड्यूरेशन सेम होता है, 15 to 28 डेज एंड सेक्रेटरी फेज 15 to 28 डेज. दैट वाई दे आर ऑल्सो known as they are also count as one phase of menstrual cycle. तो one menstrual phase is 3. तो टोटल नंबर ऑफ menstrual cycle के अंदर टोटल नंबर ऑफ फेज कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ menstrual cycle के टोटल नंबर ऑफ फेज कितने होते हैं, 3 फेज होते हैं. ठीक है, तो 3 फेज में ही menstrual cycle को काउंट किया जाता है. अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि हाउ मेनी फेज आर देयर इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वहाँ पे आंसर 3 ही होगा. आप कभी भी 5 नहीं बोल सकते. ठीक है, 3 मेंस्ट्रुअल फेज, 3 मेंस्ट्रुअल फेज में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं. प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोफाइलेटिव फेज, ल्यूटियल फेज, सेक्रेटरी फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है, तो ये फेज हो गए हैं. फिर इसके बाद क्या होता है, ओवुलेशन ऑफ साइकिल ड्यूरेशन, मतलब साइकिल ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ओवुलेशन क्या होता है. ठीक है, मतलब कौन से डेट पे ओवुलेशन होगा. तो जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, तो 28 दिन में 14 को माइनस करेंगे तो डे 14 पे अगर 28 दिन की नॉर्मल एवरेज जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है, तो एवरेज ड्यूरेशन पे अगर रहेगी 28 दिन की है, 28 में से 14 माइनस करने पे 14th डे पे ओवुलेशन होगा. वैसे ही जितने दिन की साइकिल होती है उसमें से 14 को माइनस कर देते हैं, लेकिन ये उसी चीज़ पे लागू होता है जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड का. तो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन मेंस्ट्रुअल पीरियड का क्या है, 21 to 35 डेज. तो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन पे ही आप इसको यूज़ करके और ओवुलेशन डेट निकाल सकते हैं. अगर 20 से कम या 35 से ऊपर है तो वो एबनॉर्मेलिटी में काउंट होगा, तो उसमें ये चीज़ काउंट नहीं की जा सकती. सिर्फ 21 से लेकर के 35 डेज़ के बीच में अगर कोई सा भी दिन है, तो मान लो 22 है, 22 में से 14 माइनस करो, जितना आएगा वो आपका ओवुलेशन डे काउंट होगा, ओवुलेशन डे वो काउंट होगा. तो वैसे ही ओवुलेशन डे देगा. जैसे 30 डेज़ की किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसको 14 से माइनस करेंगे तो उसका ओवुलेशन कब होगा, 16 डे पे. ठीक है, तो ये मुझे लगता है आप लोगों को ओवुलेशन डेट निकालना समझ में आ गया होगा. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. अब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज इन अ प्रोफाइलैक्टिक प्रोलाइफरेटिव फेज एंड फॉलिकुलर फेज. तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता है वो किस फेज में किया जाता है, प्रोलाइफरेटिव फेज एंड फॉलिकुलर फेज में किया जाता है. क्यों किया जाता है, बिकॉज एट दिस फेज एस्ट्रोजन हार्मोन इज प्रेजेंट. इस फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इस फेज में एस्ट्रोजन
इस फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन प्रेजेंट होते हैं और ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं नंबर ऑफ सेल्स को। जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं तो उस टाइम पे बढ़े हुए नंबर ऑफ सेल्स की वजह से अगर कोई नोट प्रेजेंट है तो क्लियरली जनाई देगा। तो इसीलिए एज द फेज ऑफ प्रोफाइलेक्टिक फेज और प्रोफाइलेक्टिक फेज एंड फॉलिकुलर फेज के टाइम पे ही ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है। बाद में करेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो जाएगा जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा। तो जिस टाइम पे ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके नोट को आइडेंटिफाई कर पाना, नोट अगर कोई नोट्स प्रेजेंट है, गांठ वाट प्रेजेंट है तो गांठ को आइडेंटिफाई कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए इस टाइम पे इस फॉलिकुलर फेज के टाइम पे या प्रोफाइलेक्टिक फेज के टाइम पे आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हो। इसीलिए इसी फेज में ये किया जाता है, ठीक है। दूसरा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जो करते हैं वो इसी टाइम पे करते हैं, वो फॉलिकुलर फेज में करते हैं। जो ट्यूबेक्टॉमी होती है, ट्यूबेक्टॉमी फॉलिकुलर फेज में ही की जाती है और प्रोफाइलेक्टिक फेज में ही की जाती है। क्यों की जाती है? इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि सेल्स उस समय भी सेल्स के नंबर बड़े होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ी होती है, तो उस फेज में करना इस यूजफुल इफेक्टिव फॉर, ठीक है। तो फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फेज है, फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 3 डेज। फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? 3 दिन की होती है। FP + PP = 1, मतलब FP मिला के, जैसे मान लो हमारा फॉलिकुलर फेज और प्रोफाइलेक्टिक फेज को मिलकर एक बोलते हैं, ल्यूटियल फेज और सेकेंडरी फेज को बोल के एक बोलेंगे, और मेंस्ट्रुअल फेज हमारा एक होगा। तो टोटल 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, यही यहाँ पे नोट डाउन, टोटल नंबर ऑफ 3, ठीक। 5 से 14 डेज में फॉलिकुलर फेज साथ में चलती हैं, 15 to 18 डेज में सेकेंडरी फेज और ल्यूटियल फेज साथ में चलती हैं। तो इसीलिए इनको इन फेज़ों को, मतलब टोटल ये फेज नंबर में 3 होते हैं। वही चीज़ हमने पीछे पड़ी, वही लिखा यहाँ पे। ट्यूबेक्टॉमी इज डन इन प्रोफाइलेक्टिक फेज एंड फॉलिकुलर फेज नोन एज पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में ये किया जाता है। पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो 1 से 5 दिन का होता है और प्रोफाइलेक्टिक फेज जो होता है वो 5 से 14 दिन का होता है। तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज हुआ ना 1 to 5 days menstrual phase, and prophylactic phase 5 to 14 डेज। तो ये हमारा पहले आएगा और ये उसके बाद आएगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये 15 to 28 डेज, तो ये इससे पहले है, ये इससे पहले है, इसको बोलेंगे प्री साइकेट्रिक फेज। 28 दिन तो इससे पहले आएगा, क्या बोलेंगे? प्री मेंस्ट्रुअल फेज। प्रोफाइलेक्टिक फेज जो होगा वो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज कहलाएगा और सेकेंडरी फेज जो होगा वो प्री मेंस्ट्रुअल फेज कहलाएगा, ठीक है। ओवेरियन साइकिल क्या होती है? ओवेरियन साइकिल में 2 फेज होते हैं हमारे, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। इसके ऊपर प्रेजेंट होती है मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या बनाती है? हमारा फॉलिकल्स बनाती है। फॉलिकल्स में एस्ट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल्स एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। अब ये फॉलिकल्स क्या बनाएंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स बनाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाएंगे, टर्शियरी फॉलिकल्स बनाएंगे एंड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएंगे, ठीक है। जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एस्ट्रोजन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में एस्ट्रोजन पीक लेवल पे होता है। जब एस्ट्रोजन पीक लेवल पे होता है तो एस्ट्रोजन क्या करता है यहाँ पे? जब ये क्या इनहिबिट करता है, डिक्रीज़ करता है फॉलिकुलर लेवल, फॉलिकुलर एफएसएच को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। एफएसएच को डिक्रीज़ करता है और क्या करता है? एलएच को इंक्रीज़ करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारे फॉलिकुलर्स बन चुके हैं, इनका काम हो चुका है। जब एफएसएच कम होगा और एलएच इंक्रीज़ होगा तब ओवुलेशन होगा, उस टाइम पे ओवम बाहर आएगा, ठीक है। ओवम बाहर की ओर आएगा यहाँ पे। तो जब एफएसएच को डिक्रीज़ किया जाता है और एलएच को इंक्रीज़ किया जाता है, जो काम हमारा एस्ट्रोजन करता है, तो वो क्या होता है? वो उस फेस को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हमारा एलएच सर्च बोलते हैं। एलएच सर्च में इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। एलएच सर्च इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, ठीक है। अब क्या है? एफएसएच का कम होना और एलएच का बढ़ना एलएच सर्च कहलाता है, और इसी चीज़ में क्या विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जब ओवुलेशन हो गया, एलएच रिलीज़ हो गया, ठीक है। एलएच रिलीज़ हुआ, ओवुलेशन हुआ, और अब ये ल्यूटियल फेज़ में क्या है? ल्यूटियल फेज़ है ये, तो हमारी अब ओवुलेशन हुआ, अब एलएच रिलीज़ हुआ। तो अब ये ओवुलेशन होने के बाद में ये क्या करेगा? ओवम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो अब यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर ये इस पॉइंट पे फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये जो साइकिल है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये साइकिल जो हमारी ल्यूटियल फेज़ की साइकिल है वो लंबे टाइम के लिए चलेगी। मतलब कॉर्पस ल्यूटियम, इफ फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए 3 मंथ तक कॉर्पस ल्यूटियम ये काम करता है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग फेज़ में कंटिन्यू करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम रिस्पॉन्सिबल होता है, और 3 महीने तक वो, जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता तब तक कॉर्पस ल्यूटियम जो फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइज ओवम है या फर्टिलाइज्ड
जाइगोट है उसका प्रोटेक्ट करता है ताकि वो शेड आउट ना होने पाए, ठीक है। तो इसीलिए ल्यूटियल फेज जो होती है इट इज़ द मोस्ट लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ल्यूटियल फेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। क्यों? क्योंकि इसमें जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम 3 महीने तक जो हमारा जाइगोट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। 3 मंथ तक जो एम्ब्रियो है, जो यूट्रस में इम्प्लांट हुआ है, इम्प्लांट हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो अगर यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम से मतलब फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिकेन में। तो कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिकेन में, ठीक है। अब वो कॉर्पस एल्बिकेन में कन्वर्ट हो गया तो ये कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तभी ये कॉर्पस एल्बिकेन में कन्वर्ट होकर ये साइकिल फिर से रिपीट होगी। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो वही कि 3 मंथ तक ये उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अब हम पूरा शुरू से देख लिए कि FSH हमारे फॉलिकुलर फेज है। फॉलिकुलर फेज में FSH जो है वो फॉलिकुलर बनाता है। फॉलिकल जो है वो प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाते हैं, फिर ऐसे ही टर्शियरी फॉलिकल, फिर मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स बनते जाता है, फिर एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर पहुंच जाता है। फिर एस्ट्रोजन क्या करता है कि FSH को डिक्रीज करता है और LH को इंक्रीज करता है, जिससे कि क्या होता है कि ओवम रिलीज होता है। जब यहाँ पे LH सर्च बनता है, LH सर्च के टाइम पे क्या होता है? ओवम रिलीज होता है। ओवम रिलीज होता है तो फिर क्या कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम में अगर कॉर्पस ल्यूटियम बना जहाँ पे आपके एक फर्टिलाइज हो गया तो तो फर्टिलाइजेशन के होने के बाद में ये 3 महीने तक को प्रोटेक्ट करता है। अगर नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम किस में बदल जाएगा? कॉर्पस एल्बिकेन में बदल जाएगा, ठीक। इफ़ 28 डेज साइकिल, अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14 डेज पर ओवुलेशन होगा। LH सर्च 24 आवर पहले होता है ओवुलेशन, ठीक है। अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14 डेज पे ओवुलेशन होगा। हमने ओवुलेशन कैसे निकालना है वो हम पहले देख चुके हैं। तो ओवुलेशन 14 डेज पे होता है तो ओवुलेशन के एक दिन पहले क्या होता है? LH सर्च होता है। LH सर्च होता है फॉलिकुलर का कम होना और LH का बढ़ना। अब LH सर्च होता है, अब यही LH सर्च होता है तो ये ओवुलेशन होता है। तो एक दिन पहले फर्टिलाइजेशन के एक दिन पहले, जो ओवुलेशन के एक दिन पहले क्या होता है? LH सर्च होता है और फिर उसके एक दिन पहले एस्ट्रोजन पीक पर होता है। तो जब एस्ट्रोजन पीक पर होता है, जिस दिन एस्ट्रोजन पीक पर होता है 12th डे को, देखो एस्ट्रोजन हार्मोन जब यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल्स बनी तो यहाँ पे एस्ट्रोजन क्या था? पीक पे था, ठीक है। तो अभी इसने क्या किया? एस्ट्रोजन ने हमारे LH को बढ़ाया और FSH को कम किया। तो जब LH बढ़ाया FSH कम किया तो वो एक दिन पहले की बात है। ये एस्ट्रोजन पीक पे है, 12th डे है। फिर एस्ट्रोजन फिर LH सर्च बनाती है 13th डे है। फिर उसके बाद जिस दिन ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन डे होता है, वो क्या होता है? 14 डे होता है। लेकिन एस्ट्रोजन जब पीक पे होता है तो ये ओवुलेशन में क्या होता है? मिटल सर्च होता है। जब यहाँ पे ओवुलेशन के टाइम पे क्या होता है? मिटल सर्च होता है। मिटल सर्च में पेन, ब्लीडिंग, मिनिमल ब्लीडिंग और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे पेन, ब्लीडिंग और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। तो ओवुलेशन को डायग्नोस कैसे करेंगे? जब क्या होगा मतलब पता कैसे चलेगा कि ओवुलेशन हो रहा है या फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है? तो जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है एग और ओवम आपस में पे क्या होता है? फ्यूज़ होते हैं, या एग और ओवम आपस में फ्यूज़ होते हैं, तो उस समय पे मिटल सर्च देखने को मिलता है। मिटल सर्च क्या होता है? एक तो पेन देखने को मिलेगा, मिनिमल पेन देखने को मिलेगा, मिनिमल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और मिनिमल एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा ना। तो सबकी स्टोरी थोड़ी चीज़ें दिखाई देंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है कि टेम्परेचर 5 to 1 डिग्री तक बढ़ा हुआ दिखाई देगा। टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ दिखेगा। फिर स्पाइनो बार्किट साइन देखने को मिलेगा। स्पाइनो बार्किट साइन क्या होता है? ड्यूरिंग ओवुलेशन, जब ओवुलेशन होता है, जब ओवुलेशन टेक प्लेस, सम स्पेसिमेन फ्रॉम सर्विक्स, कुछ स्पेसिमेन जो होते हैं वो सर्विक्स से बाहर आते हैं। तो उनको चेक करने के लिए, अगर वो उनको ऐसे लेके मतलब चेक करने के लिए उनको ऐसे लुब्रिकेशन चेक करेंगे ऐसे करके। तो अगर लुब्रिकेशन प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब होता है कि वो साइनो बार्किट ऐसे चेक करेंगे। तो ऐसा अगर चिपचिपा टाइप में होगा तो वो हमारा साइनो बार्किट साइन होता है। तो इसको बोलते हैं लुब्रिकेशन, साइनो बार्किट साइन। लुब्रिकेशन प्रेजेंट है तो इसको साइनो बार्किट साइन बोलते हैं। ये क्या होता है? एक थिक म्यूकस होता है। ये जो साइनो बार्किट साइन है इसमें एक थिक म्यूकस इंडिकेट करता है साइनो बार्किट साइन को, जिसको हम साइनो बार्किट सेल्स बोलते हैं। साइनो बार्किट सेल्स बाहर हो जाते हैं ड्यूरिंग ओवुलेशन पीरियड, ठीक है। इट सीम्स ड्यू टू द एस्ट्रोजन हार्मोन, बिकॉज एस्ट्रोजन हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल। अब ये क्यों दिखता है? ड्यू टू द एस्ट्रोजन हार्मोन्स दिखता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो एस्ट्रोजन तो पिक पे ही था और उसने क्या किया कि LH को इंक्रीज़ किया, FSH को कम किया, LH को इंक्रीज़ किया। तो क्या हुआ? ओवुलेशन हुआ, मतलब LH को इंक्रीज FSH को कम किया तो LH सर्च हुआ तो वहाँ पे ओवुलेशन हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम बना। अब कॉर्पस ल्यूटियम बना तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये ओवुलेशन फेज़ चल रही है, तो ओवुलेशन फेज़ में क्या होगा कि ये मिटल सर्च देखने को मिलेगा। अब मिटल सर्च में क्या, अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर मिटल सर्च देखने को मिलेगा। मिटल सर्च में पेन होता है, मिनिमल ब्लीडिंग होती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है और टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है और साइनो बार्किट साइन देखने को मिलता है जब फर्टिलाइजेशन तो प्रोसेस होती है। तो उस समय पे
ओवुलेशन के टाइम पे ये साइनोबार्केट साइन देखने को मिलता है, जो म्यूकस इंडिकेट करता है साइनोबार्केट साइन को। जो साइनोबार्केट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, एस्ट्रोजन इंक्रीज करता है नंबर ऑफ सेल को, इसलिए सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होता है। आ जाएंगे इन ओवेरियन फॉलिकुलर फेज। ठीक है, तो अब हम इसको जो हमने पीछे पढ़ा था वो डायग्राम में उसको एक बार देख लेते हैं। तो डायग्राम में था वो, तो अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो फेजेस कैसे होते हैं, तो इन फॉलिकुलर ओवेरी फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ओवेरियन फेज के फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ओवेरियन साइकिल के फॉलिकुलर फेज में क्या होता है वो देखते हैं। एफएसएच क्या करेगा, बनाएगा फॉलिकल जिसमें एस्ट्रोजन होंगे, एस्ट्रोजन बनेंगे, यहाँ पे एस्ट्रोजन सिक्रीट होंगे। ठीक है, अब फॉलिकुलर फेज से प्राइमरी फॉलिकुलर, फिर सेकेंडरी फॉलिकुलर, फिर टर्शियरी फॉलिकुलर, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर बनेगा जिसमें एस्ट्रोजन पीक लेवल पे हो जाएगा। अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, इंक्रीज एस्ट्रोजन हार्मोन विल स्टॉप एफएसएच, मतलब एफएसएच को डिक्रीज कर देगा और एलएच को इंक्रीज कर देगा। जब एलएच को इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा, जब एलएच को इंक्रीज़ कर देगा तो एलएच हार्मोन इंक्रीज़ हो जाएंगे और एफएसएच जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो एलएच सर्च ऑकर होगा, एलएच सर्च ऑकर होगा तो ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन होगा तो एलएच हार्मोन क्या बनाएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएंगे। जब एलएच हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम बनाएंगे तो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज़ करेगा प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज़ कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ कर रहा है। तो कॉर्पस ल्यूटियम के साथ दो चीज़ होता है, या तो इसका फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, मेंटेन करता है 3 मंथ तक प्रेगनेंसी को, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, इफ़ नॉट ऑकर कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकैन, एल्बिकैन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइकिल रिपीट होगी। ठीक है, अगर एक कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तो 3 मंथ तक कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करेगा। तो मेंटेन करने का काम करेगा तो इससे क्या कहेंगे हम, ये प्रोसेस जो होती है वो ल्यूटियल फेज में होती है। ठीक है, ओवेरियन साइकिल के ल्यूटियल फेज में होती है, तो इसलिए लॉन्गेस्ट फेज किसको बोलेंगे, ल्यूटियल फेज इज नोन एज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ल्यूटियल फेज, ठीक, तो ल्यूटियल फेज इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ल्यूटियल फेज। क्यों होती है, जब प्रेगनेंसी ऑकर हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम 3 मंथ तक क्या करेगा, इसको कैरी ऑन करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, मेंटेन करेगा, इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट फेज बोलते हैं। ठीक है, और सेक्रेटरी फेज जो होती है, सेक्रेटरी फेज हमने पढ़ा था, ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज सेम टाइम पर चलती है, 14 to 18 डेज की साइकिल होती है इनकी। लेकिन क्या होता है, सेक्रेटरी फेज की लाइफ साइकिल सेम है, टाइम ड्यूरेशन सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, और सेक्रेटरी फेज लॉन्गेस्ट फेज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये चेंज हो जाता है डेसिडुआ में, डेसिडुआ में चेंज हो जाता है, इसीलिए शॉर्ट फेज का होता है। ठीक है, इसको एक लॉन्गेस्ट फेज नहीं बोलेंगे। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल is luteal phase because if the pregnancy occur, corpus luteum will protect it for 3 months. That's why it is considered as the longest cycle of menstrual cycle. The secretory phase has same time duration but it change in decidua. Same time duration है, लेकिन ये चेंज हो जाता है decidua में, इसलिए ये शॉर्टेस्ट फेज कहलाता है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, तो फॉलिकुलर फेज में वर्क करते हैं। फिर यहाँ पर फेज कितने की होती है, 5 to 14 डेज़ की होती है। एफएसएच हार्मोन क्या बनाता है, फॉलिकल्स बनाते हैं, फॉलिकल्स रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन, और फिर कन्वर्ट करते हैं फॉलिकल्स इनटू मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल्स। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स पीक लेवल पे होते हैं एस्ट्रोजन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में एस्ट्रोजन पीक लेवल पे होता है, और पीक एस्ट्रोजन क्या करेंगे, विल सप्रेस एफएसएच लेवल इनटू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पीक एस्ट्रोजन लेवल है वो क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे एफएसएच लेवल को इनटू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और एलएचएच लेवल को इंक्रीज कर देगा। एलएच सर्च क्यों एलएच सर्च कॉज हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर देंगे एफएसएच लेवल को, इंक्रीज कर देंगे एलएच लेवल को, तो एलएच सर्च क्रिएट होगा। फिर ओवुलेशन ऑकर होगा, ओवुलेशन ऑलवेज लास्ट 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवुलेशन लास्ट होता है 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एलएच सर्च 24 आवर बिफोर ओवुलेशन होता है, एलएच सर्च 24 आवर बिफोर ओवुलेशन होता है, और जो एस्ट्रोजन होता है वो पीक पर होता है 12th डेज पे। ठीक है, तो एस्ट्रोजन पीक पे होता है 12th डेज पे, और एलएचआर 24 आवर बिफोर ओवुलेशन होता है, ये 13 डेज पे होता है, 13 डेज पे, और 14 डेज पे ओवुलेशन होता है, और 12 डेज की पीक साइकिल होती है। ये कब होता है, ये 3 चीज़ तब होता है जब 28 डेज की साइकिल होती है, 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 डेज की साइकिल होती है, तब ये चीज़ देखने को मिलती है। जैसे 30 डेज की होगी तो उसके अकॉर्डिंग से ये हमारा ओवुलेशन डेट निकलेगी, ओवुलेशन डेट के एक दिन पहले हमारा एलएच सर्च होगा, और उसके एक दिन पहले एस्ट्रोजन पीक पे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग से कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ल्यूटियल फेज पे। ल्यूटियल फेज पे क्या होता है, एलएच हार्मोन वर्क करते हैं, क्या बनाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं, रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ल्यूटियल फेज में एलएच हार्मोन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एलएच हार्मोन ल्यूटियल फेज में एलएच हार्मोन वर्क करते हैं, और ये क्या करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम बनाने के बाद ये रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, ऑल्सो नोन एज येलो बॉडी, वर्क करता है टेम्परेरी ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड पे वर्क करते हैं ये, येलो बॉडी भी बोलते हैं इसको। वर्क किस पे करते हैं, टेम्परेरी ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्परेरीली ये एंडोक्राइन ग्लैंड पे वर्क करते हैं। ठीक है, जो है हार्मोन होते हैं वो
कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं, रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन और ये टेम्परेटली किस प्रोवाइड करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड पे 15 to 28 डेज की साइकिल होती है, 15 to 28 डेज की साइकिल होती है। और इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट ऑकर कॉर्पस ल्यूटियम चेंज इनटू कार्पस एल्बिकेन एंड साइकिल रिपीट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो कार्पस एल्बिकेन में कन्वर्ट हो जाएगा और साइकिल जो होगी वो रिपीट हो जाएगी। और उसके बाद में तो जो ल्यूटियम है वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा प्रेगनेंसी को 3 मंथ के लिए। अर्ली प्रेगनेंसी मेंटेन बाय कॉर्पस ल्यूटियम, अर्ली प्रेगनेंसी जो होती है वो कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू मेंटेन की जाती है।